So, hello everyone. बेटा स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन. प्लीज कंसंट्रेट. देखिए, लास्ट 2 क्लासेस हम लोगों ने जीएसटी कॉन्सेप्ट इन जनरल एंट्री पर लगाई हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं फंडामेंटल क्लियर करा के आपको ये कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ. आज हम इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करेंगे. तो लास्ट क्लास में भी हमने एक इलस्ट्रेशन ऐड किया था. उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं. फिर 2 इलस्ट्रेशन और हैं स्टडी मटेरियल में, इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन 10. एक बार मैं आपकी हेल्प के लिए पूरा कॉन्सेप्ट को फिर 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूं कि जो जर्नल एंट्री में जीएसटी का कॉन्सेप्ट यूज होना है उसमें सिर्फ इतना ही है. एक तो टाइप्स ऑफ जीएसटी आपको मालूम होने चाहिए, और वो भी इंस्टीट्यूट बहुत कुरेद के नहीं पूछता है सीए फाउंडेशन के अंदर. ठीक है ना. वो क्वेश्चन में खुद ही दे देता है कि सीजीएसटी का केस है, एसजीएसटी का केस है, आईजीएसटी का केस है या यूटीजीएसटी का केस है. देखा जाए अदरवाइज क्वेश्चन आपको स्टेट वाइज दिया जा सकता था और आपको खुद तय करना पड़ता कि यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा. फिर भी मैंने आपको बता रखा है कि विद इन द स्टेट अगर गुड्स मूवमेंट हो रहा है, यानी कि सप्लायर और जो अल्टीमेट कंज्यूमर है बोथ आर इन द सेम स्टेट, तो जीएसटी के अंदर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है. जो भी रेट है आपका, 12% है तो दोनों 6% लग जाएंगे, 18% है तो दोनों 9% लग जाएंगे. और मैंने ये भी देखा है कि इंस्टीट्यूट वो भी परसेंटेज आपको दी रहता है. वो कंबाइंड ना देके वो बता देता है कि एसजीएसटी इतने परसेंट है और सीजीएसटी इतने परसेंट है. अदरवाइज अगर कंबाइंड रेट दे रखी है तो जस्ट आपको 50% करनी है. अगर गुड्स का मूवमेंट सप्लायर और जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट स्टेट के अंदर है तो उसकी जगह क्या होता है, आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी ना लग के सिर्फ एक जीएसटी नाम यूज होता है, और वो नाम यूज होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और अगर यूनियन टेरिटरी है उसमें, जिसमें स्टेट असेंबली है, जैसे दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहां पे यूनियन टेरिटरी में एसजीएसटी ही यूज होगा, यानी कि स्टेट गुड्स और सर्विस टैक्स नहीं नाम यूज होगा. और अगर ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनकी अपनी असेंबली नहीं होती है तो वहां पर यूजीएसटी और सीजीएसटी, यानी कि एसजीएसटी की जगह जो ले लेगा वो यूजीएसटी ले लेगा. इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है. वैसे जो क्वेश्चन आया था पेपर में उसमें भी आपको ज्यादा नहीं फंसाया गया था. वहां पर आपको नाम दे रखे थे क्वेश्चन में. अभी हम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 8 भी हमने करके आए हैं, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि आपको अगर ये फंडामेंटल क्लियर नहीं भी है तो भी एंट्री आप आराम से पास कर लेंगे. उसका कारण क्या है कि किस ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी एसजीएसटी लगना है वो कंफर्म दिया हुआ है, किस ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी लगना है वो दिया हुआ है. फिर भी मैंने एक स्टेप आगे की बात बता दी क्योंकि थ्योरी यहाँ पर दी हुई है. ठीक है. जब थ्योरी दी हुई है तो इंस्टीट्यूट का पूरा राइट है कि वो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे ना करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है, जहां पर आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़े कि कहां पर आईजीएसटी, कहां पर सीजीएसटी और कहां पर एसजीएसटी यूज होना है. इतना जरूर आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो जो भी आप टैक्स दे के आएंगे वो आपकी क्या बनेगी, एसेट बनेगी. उसका आपको मिलेगा भविष्य में क्रेडिट. तो जो भी आप खरीदते समय टैक्स दे के आते हैं वो टैक्स डेबिट किया जाता है क्योंकि वो एक आपकी भविष्य के लिए एक एसेट है. लेकिन जब भी आप सेल करेंगे तो जो टैक्स की अमाउंट है वो आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपकी भविष्य की लायबिलिटी है. आपने कंज्यूमर से कलेक्ट करके उसे गवर्नमेंट को देना है. यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? सेल करते समय क्रेडिट होगा टैक्स और परचेज करते समय क्या होगा, डेबिट होगा. अब दूसरी बात ये आती है कि परचेज और सेल किस अमाउंट से आएंगे. परचेज और सेल के सामने जो अमाउंट लिखा जाएगा वो नेट ऑफ टैक्स लिखा जाएगा, यानी कि उसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए. उसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट है
तो जो पेमेंट होगा या जो क्रेडिट में पार्टी का नाम लिखा जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, वो जो होगा वो ग्रोस वैल्यू से होगा, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा। बात समझ में आती है? इतने कॉन्सेप्ट से आपको काम चल जाएगा। और दूसरा रिवर्सल ऑफ क्रेडिट है। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट क्या है कि कोई सी भी सिचुएशन हो, अगर क्योंकि जो क्रेडिट मिलता है परचेज करते समय, जिसे हम डेबिट करते हैं टैक्स को, तो वो इस आधार पर मिलता है कि आप भविष्य में इसे बेचेंगे। लेकिन अगर आप भविष्य में नहीं बेच पा रहे हैं, कुछ ऐसी दुर्घटना, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, चोरी हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, आपने सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, परचेज रिटर्न हो गई, तो उस केस में ड्रॉइंग्स कर लिया आपने, बहुत सारे केसेस हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, जिस वैल्यू की ट्रांजैक्शन है, उस वैल्यू पर जितना टैक्स बैठ रहा था जो आपने डेबिट किया था, आप उतनी वैल्यू पर उस टैक्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब इतना आपने सीख लिया है तो बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है। इलस्ट्रेशन 9 देखिएगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स निधि ट्रेडर। आपको मेसर्स निधि ट्रेडर्स की बुक्स में ये एंट्री जर्नलाइज करनी है। क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 चार्ज CGST SGST एट द रेट 6% ईच। आपने गुड्स 50,000 रुपए का बेचा है, जिसमें आपने CGST और SGST 6% से चार्ज किया है। ठीक है ना? आपने सेल किया है, किसी के लिए वो परचेज है। अभी मैंने डिस्कस किया है कि सेल के समय जो GST होगा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, आप परचेजर से करेक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करेंगे। अगर इसमें GST नहीं होता तो आप एंट्री क्या बनाते? ठीक है, यहाँ पे पार्टी का तो नाम है नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये कैश में होगा, तो आप एंट्री बनाते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बनाते या नहीं बनाते? जल्दी बताइएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनाते या नहीं बनाते? बनाते। सेल्स के सामने क्या लिखा जाएगा? जैसे मैंने बताया, परचेज या सेल के सामने नेट ऑफ टैक्स लिखा जाएगा, यानी कि जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि 50,000। क्लियर है? लेकिन क्योंकि टैक्स है तो आपको पता है कि टैक्स कलेक्ट करेंगे और आप गवर्नमेंट को देंगे, तो वो लायबिलिटी है। CGST और SGST कितना है आपका? 6% है, तो इसे हम लिखेंगे टू आउटपुट CGST। इसे जैसे जब परचेज करते समय लिखते हैं तो इनपुट लिखते हैं, तो लिखेंगे टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। 6% आप कर लीजिएगा, तो 50,000 का 6% कितना आएगा? जल्दी बताइएगा। 3,000, और ये भी 3,000, और आप कैश कितना रिकवर करेंगे? 56,000। जल्दी बताइएगा, ये एंट्री आपको समझ में आई या नहीं आई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। अगर यही एंट्री परचेजर की बुक्स में देखेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST डेबिट 3,000, इनपुट SGST डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 56,000। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री थी, यहां पर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री है। जुलाई 3 को सोल्ड गुड्स टू सरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ही। तो यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये कह रहे हैं कि गुड्स सुरजीत को बेचा 28,000 रुपए का, लेकिन इसके अंदर 28,000 रुपए के अंदर CGST भी शामिल है और SGST भी शामिल है। ठीक है, 6% जो है शामिल है। इसका मतलब है 28,000 के अंदर 12% शामिल है। 28,000 के अंदर 12% शामिल है। तो जो हम नेट सेल वैल्यू निकालेंगे, नेट सेल्स वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? 28,000 को आप 112 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि 6% CGST है और 6% क्या है? SGST है। इसका मतलब है 12%, टोटल जो टैक्स है 12% 28,000 के अंदर शामिल है। तो 28,000 डिवाइड बाई 112 इंटू 100, तो 25,000 जो है ये नेट सेल वैल्यू आई। ये 25,000 क्या आई? नेट सेल वैल्यू।
और 3,000 रुपये आया आपका जीएसटी, जिसमें से 1,500 रुपये एसजीएसटी हो जाएगा और 1,500 रुपये आपका हो जाएगा सीजीएसटी। यहां तक कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। तो अगली एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि कैश में नहीं लिखा हुआ तो वहां पार्टी का नाम है, तो सुरजीत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सुरजीत के सामने तो 28,000 लिखे जाएंगे, 28,000 लिखे जाएंगे। सेल्स के सामने कितना आएगा, जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं हो, यानी कि 25,000। और टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी 1500 ये आ जाएगा और 1500 ये आ जाएगा। क्लियर है। सुरजीत डेबिट 28,000 टू सेल्स अकाउंट 25,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 1500 टू आउटपुट एसजीएसटी 1500। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताइएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ये एंट्री क्लियर हो गई। अगली देखिएगा, रिसीव्ड 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 28,000। सुरजीत से आपको कितने लेने थे, 28,000 लेने थे। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कितने मिले आपको, 25,200। तो कैश अकाउंट डेबिट, ये तो सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इसमें तो सीजीएसटी का कोई चक्कर ही नहीं है। टू सुरजीत कितने मिले आपको, 25,200 मिलने थे 28,000। इसका मतलब है कि 2800 का डिस्काउंट अलाउड हो गया। क्लियर है। ये तो सिंपल सी एंट्री थी। 6 अप्रैल है, जुलाई है, 6 जुलाई की एंट्री है। सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, चार्ज आईजीएसटी 12%, रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ। अब देखिएगा, क्वेश्चन को पूछने का तरीका आसानी ही है, अदरवाइज इसमें आईजीएसटी दे रखा है, यानी कि आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है कि आईजीएसटी कब लगता है, तो भी उस बच्चे का भला हो ही जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकते थे कि सेलर जो है कानपुर में बैठा हुआ है, बायर आपका मुंबई में बैठा हुआ है, अब बाकी ट्रांजेक्शन ये देते, तो यानी कि आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि क्योंकि डिफरेंट स्टेट का केस है तो वहां आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। ये तो इजी क्वेश्चन दे दिया। सोल्ड गुड्स टू कपिल 30,000, इसमें आईजीएसटी एक ही टैक्स है, 12% है। रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कपिल से मिलना कितना था। ठीक है ना। तो 30,000 तो सेल्स की वैल्यू ही है, 30,000 तो लिखा हुआ आएगा, तो आप एक्सक्लूसिव मान लीजिए। ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, यानी कि आपने 30,000 की वैल्यू का गुड्स बेचा और उस पर 12% आईजीएसटी चार्ज किया। कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप सेफर साइड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपने वैल्यू को किस तरीके से माना है। बाकी तो एक पैटर्न होता है, जब क्वेश्चन का पैटर्न देने का तरीका है कि जहां इंक्लूडिंग लिखा हुआ है वहां इंक्लूडिंग है, जहां नहीं लिखा हुआ है तो वहां इसका मतलब है कि वो सेल वैल्यू है, बाकी आपको चार्ज करना है। क्लियर है। तो सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, चार्ज आईजीएसटी 12%। तो आईजीएसटी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3600। इसका मतलब है आपको कपिल से कितना चार्ज करना था, 33,600 चार्ज करना था, जिसमें से 12,000 इमीडिएटली आ गए। ठीक है। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी, क्योंकि कैश इमीडिएटली रिसीव हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आया था, 12,000 है ना। और कपिल ही है ना, कपिल डेबिट हमने टोटल कितना निकाला था, 33,600। तो 12,000 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, 21,600। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स में कितना आएगा, ये 30,000 ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और टू आउटपुट आईजीएसटी 3600। अगर ये सीजीएसटी आईजीएसटी होता तो वो 50-50% हो जाता। ठीक है। Kapil were allowed rebate of 5,000 as goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging IGST 12%.
इसको अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि इसमें नोट डाल के आना पड़ेगा आपको। कपिल was allowed rebate of 5,000 or as goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging IGST 12%. कपिल को 5,000 रुपये रिबेट अलाउ किया, यानी कि डिस्काउंट ही आप समझ लीजिएगा, डिस्काउंट अलाउ किया क्योंकि जो उसे कपिल को आपने अभी ऊपर 30,000 रुपये के कुछ बेचे थे उनमें से कुछ डिफेक्टिव निकल आए और ये IGST 12% से चार्ज किए गए थे। अब इसमें दो बातें निकल के आती हैं, ठीक है डिफेक्टिव है लेकिन क्या वो कपिल बेच पाने की स्थिति में है उन गुड्स को? अगर बेच पाने की स्थिति में है तो रिवर्सल नहीं होगा क्रेडिट का, ठीक है ना, क्योंकि वो अल्टीमेटली बेच रहा है, क्रेडिट उसे मिला था इस वजह से मिला था कि वो बेचेगा, समझ में आती है, और आपको भी टैक्स आउटपुट में देना था वो। लेकिन अगर डिफेक्टिव गुड्स को लौटाना पड़ा उसे या इतना डिफेक्टिव है कि वो बेच नहीं पा रहा है तो उसका भी क्रेडिट रिवर्सल होगा और आपका भी रिवर्सल होगा। परचेजर का भी रिवर्सल होता है और आपका भी रिवर्सल होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पता नहीं लग पा रहा है, पहली बात तो रिबेट देनी है आपको। रिबेट का मतलब क्या है कि 5,000 रुपए से उसका बैलेंस कम करना है। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या आता है कि जैसे उससे 30,000 रुपए लेने थे, अब आपको रिबेट के बाद 25,000 रुपए मिल रहे हैं तो 5,000 रुपए रिबेट के रूप में हम डिस्काउंट के रूप में या रिबेट के नाम से डेबिट कर देते हैं। लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, अभी मिला कुछ नहीं है उससे, सीधे रिबेट ही देनी है उसे। तो ये तो क्लियर है कि रिबेट आपके लिए क्या है, वो एक खर्चा है। रिबेट क्या है आपके लिए? खर्चा है। तो रिबेट डेबिट टू कपिल आएगा, रिबेट डेबिट टू क्या आएगा? कपिल आएगा। लेकिन यहां पर अगर IGST रिवर्सल भी है तो उसका इंपैक्ट भी आएगा। अगर IGST रिवर्सल भी है तो उसका इंपैक्ट भी आएगा। IGST रिवर्सल का केस मैंने बता दिया कि डिफेक्टिव अगर वो लौट रहा है गुड्स तो रिवर्सल होगा, डिफेक्टिव अगर वो बेच पाने की स्थिति में नहीं है आगे तो भी रिवर्सल होगा। लेकिन डिफेक्टिव अगर इस तरह का है कि वो आगे बेच पाने की स्थिति में है तो रिवर्सल नहीं होगा। तो ये आपको नोट डाल के आना पड़ेगा कि आपने क्या एज्यूम किया है, और इंस्टीट्यूट ने भी नोट डाला हुआ है। मतलब एक ऑप्शन से एंट्री बना रखी है उन्होंने और दूसरे ऑप्शन से उन्होंने बता रखा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि रिवर्सल कब होता है या नहीं होता। मैं रिवर्सल का केस बता दे रहा हूं, मैं दोनों तरह से चीजें बता दे रहा हूं कि अगर रिवर्सल है, आप ये मान रहे हैं कि वो गुड्स या तो सेल रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना, या आपका वो बेच पाने की स्थिति में नहीं है, तो एंट्री क्या होगी आप मुझे बताइए? रिबेट डेबिट होगी या नहीं होगी? जल्दी बताइएगा, रिबेट डेबिट होगी या नहीं होगी? रिबेट डेबिट होगी 5,000 से। मैं सीधे यहीं से करा दे रहा हूं। नॉर्मली टू कपिल अकाउंट कितने से होगा? क्योंकि आउटपुट IGST पहले क्रेडिट हुआ था, अब आउटपुट IGST क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो आउटपुट IGST डेबिट हो जाएगा और कपिल कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 5,600 से। ये तब केस है अगर आपका गुड्स डिफेक्टिव है, यानी कि हो सकता है वो रिटर्न कर रहा हो आपका गुड्स, या वो बेच पाने की स्थिति में नहीं हो। नीचे नोट भी देख लेता हूं। Since rebate is on account of defective goods which cannot be sold utilized further by Kapil, the output GST charge thereon is also reversed. This treatment is like the sale return. If rebate was on account of other reason such as prompt payment, output IGST would not be reversed. मतलब रिबेट हो सकता है कि जल्दी पेमेंट कर दो, तो वो कैश डिस्काउंट जिसे कहते हैं, तो उस केस में रिवर्सल नहीं होगा क्योंकि वो आगे बेच पाने की स्थिति में है। समझ आ रही है बात आपके? यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो? 5,000 रुपए के अंदर बेटा लिखा हुआ है कपिल वार अलाउड रिबेट ऑफ 5,000 of goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging IGST. ऊपर की एंट्री जब हम करते हैं तो ऊपर की एंट्री में लिखा हुआ है 30,000 प्लस IGST। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऊपर आपने बेचा उसी में से 5,000 रुपए का गुड्स डिफेक्टिव निकल ही आया। तो इसका मतलब 5,000 रुपए के ऊपर ही तो IGST जोड़ोगे, इतना तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Sold goods to Manpreet for 1 lakh at trade discount of 20% and charged IGST 12%। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट मालूम ही है।
ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ उसे नेट कर दिया जाता है और परचेज या सेल वैल्यू में आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू दी जाती है। तो मनप्रीत को बेचा 1,00,000 रुपए का 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1,00,000 पे 20% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 20,000, यानी कि जो सेल वैल्यू है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वो आएगी 80,000। उसमें IGST आपने चार्ज किया है 12%, तो 80,000 पे 12% निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मनप्रीत डेबिट टू सेल्स टू IGST, आउटपुट IGST, ठीक है ना, 12% अपने आप कर लेंगे। रिसीव्ड कमीशन 15,000 चार्ज, अच्छा गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत, तो रिटर्न सेल रिटर्न का केस हो गया, तो यहाँ पर आउटपुट IGST डेबिट भी होगा। वो इस 20,000 के ऊपर हाँ, लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो 20,000 में से पहले आप डिस्काउंट भी घटाओगे, क्योंकि ऊपर 1,00,000 का लिस्ट प्राइस था, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट था, तो लिस्ट प्राइस का गुड्स लोटा है 20,000 का, तो पहले इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करोगे, तो 16,000 आया। अब फिर 16,000 के ऊपर 12% IGST आएगा। समझ आ रही है बात? मतलब ये लिस्ट प्राइस का मतलब होता है जो डब्बे पर छपा होता है, उसी पर तो ट्रेड डिस्काउंट दिया गया होगा। ये तो मैंने जर्नल एंट्री कराते वक्त सारी चीजें क्लियर कराई हैं, ये फंडामेंटल। तो अब तो बस हमें GST का ही कॉन्सेप्ट उसमें आगे फर्दर बढ़ाना है, बाकी तो सब चीजें क्लियर ही हैं। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 15,000 चार्ज CGST एंड SGST 6%, कमीशन रिसीव हुआ है आपको, तो ये भी क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कैश ज्यादा रिसीव होगा, कमीशन के सामने आ जाएगा 15,000 रुपए, टू आउटपुट CGST 15,000 के ऊपर 6%, टू आउटपुट SGST 15,000 रुपए के ऊपर 6%, और तीनों को जोड़कर आ जाएगा कैश अकाउंट। क्लियर है बेटा? ये देखिएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा 16,800, टू कमीशन अकाउंट 15,000, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। इस क्लियर बेटा? माही, प्रतिभा, रिस्ट, रिया, इस क्लियर? मैसेज तो कर दीजिए बेटा, यस और नो, इट इज क्लियर? हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो जनरली नहीं कराए जाते मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। मुझे ये नहीं चाहिए कि पेपर में सर 10 नंबर का भार था, 5 नंबर का भार था, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करके चलेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे वो इजी से इजी हो। मैंने देखा है कि अगर कोई चीज इजी भी है लेकिन अगर आप करके नहीं गए वही आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। और पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता, बस फंडामेंटल से आता है। इंस्टीट्यूट ये डिमांड करता है कि आपने A to Z एक एक चीज की हुई हो, जैसे एक A to Z एक एक चीज की हुई है, पेपर बाहर आ ही नहीं सकता। जब हम खाली इंपॉर्टेंट बड़े बड़े चैप्टर की तरफ ध्यान लगाते हैं तो 15 से 20-25 नंबर का तो इन छोटे छोटे चैप्टर से आ जाता है, तो 15 से 20 नंबर का तो पेपर आपके लिए वैसे ही आउट हो गया, ठीक है ना। लास्ट इलस्ट्रेशन देखिएगा, ये सिंपल है ये भी। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए जर्नल एज्यूमिंग CGST and SGST is 6% each. Sold goods to Mukesh at the list price of 50,000 less 20% trade discount. तो ट्रेड डिस्काउंट को तो हम माइनस कर ही देंगे, 50,000 में 20% माइनस हो गया तो 40,000 का बचा, तो 40,000 में फिर 6% हम CGST SGST लगाएंगे, तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 से आएगी, टू आउटपुट CGST 2,400 और टू आउटपुट SGST 2,400, और टोटल करेंगे तो 44,800 मुकेश के सामने डेबिट हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। मुकेश को गुड्स बेचा 1,00,000 रुपए की लिस्ट प्राइस का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं लेकिन कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर CGST SGST को हटा दिया जाए तो एंट्री बनती है इसकी
मुकेश डेबिट बनेगा नहीं बनेगा, मुकेश डेबिट। उसके अलावा टू सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा 80,000। सेकंड है ना बेटा, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट भी है तो ये समझ लीजिए कि वैसे इन्होंने क्लियर करके दे नहीं रखा, लेकिन कैश डिस्काउंट है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इमीडिएटली कैश रिसीव हो गया होगा, तभी कैश डिस्काउंट का यूज है। तो मुकेश को डेबिट नहीं करेंगे हम, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है ना, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहां देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये सेकंड एंट्री है ना, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट 85,600 कैसा है वो मैं बताता हूं। सेल्स तो समझ में आ गया आपको 80,000, क्योंकि सेल्स में नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आएगा, ठीक है। 80,000 आ गया, 80,000 के ऊपर आप 6% क्या लगाएंगे, आउटपुट एसजीएसटी लगाएंगे और आउटपुट सीजीएसटी लगाएंगे। गलती से इन्होंने दोनों एसजीएसटी लिख दिया, तो एक है सीजीएसटी, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, और उसमें आप देंगे 5% का कैश डिस्काउंट। तो 80,000 में 5% का कैश डिस्काउंट देंगे तो 4,000 आएगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे तीनों को जोड़कर कैश डिस्काउंट देंगे, कभी भी टैक्स में डिस्काउंट नहीं मिलता, अपनी वैल्यू से ही डिस्काउंट मिलता है। तो 80,000 का 5% डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट अलाउड हो गया 4,000, क्लियर। और लास्ट है सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक। तो 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 1,20,000 बचे, 1,20,000 बचे। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, जितना भी अमाउंट ड्यू था उसका 60% मिल गया, उसमें से भी 3/4 चेक से मिला। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अमाउंट ड्यू कितना था, ठीक है। तो 1,20,000 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, टैक्स जोड़ना पड़ेगा। 1,20,000 यहाँ आ गया, देख लीजिए बेटा 1,20,000 आ गया, 6% सीजीएसटी आ गया, 6% एसजीएसटी आ गया। तो टोटल कितना हो गया आपका 1,34,400। 1,34,400 का 60% मिल गया, तो 1,34,000 का 60% निकालिएगा। 1,34,400 का 60% निकालिएगा, 8,400 नहीं 80,640 आ रहा है मेरा। तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, या तो आपकी गलत हो सकती है मेरी गलत हो सकती है। तो 80,640 आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 60%। 1,34,400 मैंने इन तीनों को जोड़ा, 80,640 आ रहा है, उसका भी 3/4 चेक से रिसीव हुआ था, चेक से है ना 3/4, तो इसका निकाल लीजिएगा 75% या 3/4 निकाल लीजिएगा। तो 60,480 आ गया आपका बैंक के सामने, बाकी आ गया कैश के सामने, और जो 40% नहीं मिला वो आ गया मुकेश के सामने। क्लियर है, इट्स क्लियर बेटा। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टडी मटेरियल का करा दिया है। जर्नल एंट्री में पहली अपने असाइनमेंट से आपको काफी कुछ करा चुका हूं। इस स्टडी मटेरियल का भी एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं। एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, छोटे छोटे ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, एक एक चीज से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि 20 नंबर का तो जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल ही आता है, जिसमें ट्रू फॉल्स आ जाते हैं और थ्योरी आ जाती है लिखने के लिए। तो 20 नंबर का तो क्वेश्चन वही आता है आपका। तो एक एक चीज आपको करके जानी है। इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कंसल्ट मी। तो आज की क्लास में यहीं पर साइन ऑफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर मैं स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही यूनिट के अंदर सब कुछ कवर कर रखा है, और उस यूनिट का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। उस यूनिट का नाम क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस। उसके अंदर जर्नल एंट्री भी है, उसके अंदर लेजर भी है, उसके अंदर कैश बुक भी है, उसके अंदर सब्सिडियरी बुक भी है, और उसके अंदर आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है। ये चारों पांचों कॉन्सेप्ट सिंगल यूनिट के अंदर हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है।
तो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।